Welcome dear students. Today we are going to discuss limit state characteristic strength and types of failures. After covering this topic, you will be able to recall the characteristic strength for the limit state design. You will be able to describe the partial safety factor for load and material, and you will be able to recall the types of failure in structure design. मेनली देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आरसीसी में लिमिट स्टेट डिजाइन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन कौन से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टीज को यूज करते हैं लोड के लिए और मटेरियल्स के लिए, और इसके साथ साथ बोलता है कि स्ट्रक्चर डिजाइन में खासतौर पे जब हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में किस टाइप का फेलियर एग्जिस्ट करता है, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये बोलते हैं कि लिमिट स्टेट डिजाइन जो कि है, जो हम पूरा का पूरा एनालिसिस और मेथड्स को जब फॉलो करेंगे तो वो इन सब टर्म्स पे बेस्ड है कि आपको मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कितना कंसीडर करना होगा, लोड की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी होगी, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ अब मटेरियल की स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे आता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो आएगा आपके पास इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और फिर फेलियर में अगर स्ट्रक्चर डिजाइन में हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेलियर एग्जिस्ट करते हैं, तो कंप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, टॉर्जन की वजह से, तो उन फेलियर्स के बारे में यहाँ पे हमें जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लर्निंग आउटकम से। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता देता हूं आपको। जनरली यहां से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके पास थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लर्निंग आउटकम से। देखिए लिमिट स्टेट डिजाइन, इस लिमिट स्टेट डिजाइन में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए मैंने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल पे टेस्ट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल हम कंक्रीट की ही बात करते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम जब भी डिफाइन करते हैं, जब भी डिटरमाइन करते हैं, इसको हमेशा कंक्रीट के बेसिस पे लिया जाता है। और कंक्रीट में हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट को बोला जाता है क्यूब टेस्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसी क्यूब टेस्ट पे बेस्ड है। जब हमने एक कंक्रीट का एक क्यूब लिया और उस क्यूब पे टेस्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट किया, जब हम उस पर लोड अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे पास क्यूब था, तो उसके बाद उस क्यूब से नॉर्मली आप स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे जिसपे उसमें फेलियर एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। अब इस क्यूब को आपने क्या किया, इस तरीके के नंबर ऑफ क्यूब्स कंसिडर किए, 1 2 3 4 अप टू 100 आपने क्यूब्स कंसिडर किए, और उन 100 क्यूब्स पे आपने अगर अपना टेस्ट परफॉर्म किया। ये बोलता है कि अगर आपके 100 में से 95% मतलब 95 क्यूब्स अपने पास हो गए टेस्ट के अंदर, और 5 क्यूब्स ऐसे हैं जिसके अंदर फेलियर एग्जिस्ट करेगा, तो उसके बेसिस पे जो स्ट्रेंथ बनेगी उस स्ट्रेंथ को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखिए एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें 95% तो चांसेस हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 95% तो पास हो जाएगा, और 5% जिसमें फेलियर के चांसेस एग्जिस्ट करेंगे, उस स्ट्रेंथ को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग क्यूब टेस्ट के बेसिस पे समझते हैं। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हमने लिखा, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये बोलते हैं कि 5% से ज्यादा रिजल्ट जो हैं वो फॉल नहीं होने चाहिए जिस वैल्यू से, उस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे अभी अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि हमने 100 क्यूब्स को कंसीडर किया और 100 क्यूब्स पे आपने अपने टेस्ट को परफॉर्म किया। 100 क्यूब्स आपने कंसीडर किया और आपने 100 क्यूब्स पे अपने टेस्ट को परफॉर्म किया। उन 100 क्यूब्स में से अगर आपके पास 5 क्यूब्स ऐसे थे, मिनिमम मैक्सिमम 5 क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें फेलियर हो सकता है, और मिनिमम 95 क्यूब्स ऐसे हैं जो पास हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में उस जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ बनेगी, उस स्ट्रेंथ को हम लोग नाम देंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके मैम।
स्टार्ट। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास मैंने एक डायग्राम लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसको हमने कंसिडर किया जिसमें हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स या फिर नंबर ऑफ सैंपल्स, और इधर x एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। तो ये बोलता है कि 5%, मतलब मेरे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पेसिमेंस पे आपने टेस्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने अभी आपको 100 वाला एग्जांपल दिया था, तो 100 पे जब आपने टेस्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो ये बोलता है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे रिजल्ट्स बनते जाएंगे तो रिजल्ट्स के आने के साथ साथ आपके पास 5% ऐसे सैंपल्स थे, स्पेसिमेंस ऐसे थे 5% जिसमें फेलियर के चांसेस थे। तो जब फेलियर के चांसेस होंगे तो ये बनेगा आपके पास, और इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास जो बचा हुआ एरिया है, दिस इज 95%। तो मतलब यहाँ पे ये जो कंडीशन है आपके पास, ये 5% और 95% की है। तो इस 95 और 5% की कंडीशन को डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेंथ आती है उस स्ट्रेंथ को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो देखिए 5 और 95% को डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि 5% का डिवीजन यहां भी तो हो सकता है, नहीं। 5% स्ट्रेंथ जो है, नॉर्मल स्ट्रेंथ से जब 5% स्ट्रेंथ कम आएगी तो उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग उस कंडीशन में लेके चलते हैं, राइट। अब आगे इसी के बेसिस पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ को लिखते हैं एफ एम से। अब ये वैल्यू क्या होगी, देखिए इस पूरे स्पेसिमेन के जो भी हमने टोटल 100 स्पेसिमेन कंसिडर किए थे एक सैंपल के, तो आपने क्या किया, इस 100 के बेसिस पे इसकी ओन एंड एवरेज स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी, लेट अस सपोज ये इसकी स्ट्रेंथ आई है, तो इसको हम लोग नाम देंगे एफ एम। दिस इज नोन एज टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हमारा आईएस कोड एक रिलेशन देता है। जब आप इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को आप सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन से आपके पास एक रिजल्ट मिलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और टारगेट मीन स्ट्रेंथ, एवरेज वैल्यू और इस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये होता है 1.65 का। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1.65 एफ एम इक्वल टू 1.65 टाइम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 टाइम्स सिग्मा, and this sigma is standard deviation. सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये डिपेंड करता है हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। तो देखिए सिग्मा जो है मैंने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है। तो देखो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में अगर बात करते हैं तो फॉर M10 एंड M15 सिग्मा की वैल्यू ली जाती है 3.5। आगे M20 और M25 के लिए 4 एंड M30 एंड अबव आगे जितना भी है इसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू को लेकर चलेंगे
ये बनेगा आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए टेबल कि आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट में M10 और M25, आपके पास कभी भी क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू नहीं दी होगी, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट देगा जिसके बेसिस पे आपको सिग्मा बताना होगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो देखिए कैलकुलेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ बतानी है, तो यहाँ पे M20 के बेसिस पे अगर हम FCK की बात करते हैं तो FCK हो जाएगा M20, तो M20 में FCK की वैल्यू 20। तो देखिए बेटा, अब यहां से अगर 20 के बेसिस पे हम उठाते हैं सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा आपके पास बनेगा 4। कैलकुलेट FM। यहां से इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए बेटा, मेरे पास यहां से टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गई 26.6 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके से आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है, और आपको जो भी टारगेट मीन स्ट्रेंथ दी जाएगी उसके बेसिस पे आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आगे अगर इसी में थोड़े से वेरिएशन की बात करते हैं, ये बोलता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है 5% और 95% का डिवीजन, कि मतलब 5% तक, मैक्सिमम 5% तक फेलियर के चांसेस हो और 95% हमारा जो स्पेसिमेन है, मटेरियल है, ये पास कर जाए। ये बोलता है अगर मेरे पास 50% की कंडीशन आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में 50% तक का फेलियर एग्जिस्ट करे, तो उस कंडीशन में अब मेरे पास FM की वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास ये 50% वाला आता है तो उस केस में हम FM की वैल्यू को FCK के इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पे देखिए 50% का मतलब, पॉइंटर से ध्यान से देखिए, ये जो FCK वाला पॉइंट है, ये FCK वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा FM पे। तो जैसे ये FM पे शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और इसके 0 होते ही ये वाली टर्म 0, FM विल बी इक्वल टू FCK। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने जाना कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर लिमिट डिजाइन होता क्या है, और इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया है। देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अल्टीमेट लोड और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेस, और साथ में लोड। ये बोलता है जब अल्टीमेट स्ट्रेस और लोड को जब आप डिजाइन स्ट्रेस और लोड से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। अब इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे आपको, अगर स्ट्रेस को कंसीडर करते हो तो स्ट्रेस के बेसिस पे, और लोड को कंसीडर करोगे तो लोड के बेसिस पे आता है। RCC में लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग लिया जाता है और स्ट्रेस के लिए हम लोग अलग लेके चलते हैं, और दोनों में डिफरेंस आने के कारण से हम इनको नाम देते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने लिखा देयर इज अ यूज ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिटवीन स्ट्रेस एंड लोड। अब पहले लोड की बात करते हैं। लोड के केस में अगर मुझे यहां पे वैल्यू लिखनी हो, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने आपको बताया लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हमेशा डिजाइन करते हैं हम लोग अल्टीमेट लोड के केस में। अब सबसे पहले अगर मुझे इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखना हो तो लोड के केस में मैं इसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बजाय लिखता हूं लोड फैक्टर। एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही है, लेकिन लोड के केस में मैंने उसे नाम दिया लोड फैक्टर। तो यहां से अगर मुझे रिलेशन बनाना हो तो मैं ये लिख सकता हूं रेशो ऑफ अल्टीमेट लोड अपॉन डिजाइन लोड।
तो अब यहां से मेरे पास अल्टीमेट लोड अपॉन डिजाइन लोड की रेशियो को मैंने नाम दिया लोड फैक्टर। तो अगर मुझे अल्टीमेट लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो अल्टीमेट लोड इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू डिजाइन लोड लिख दो चाहे वर्किंग लोड लिख दो, एक ही बात है। और इसी के साथ जो अल्टीमेट लोड है, इस अल्टीमेट लोड को हम लोग फैक्टर लोड भी बोलते हैं। अब इसे फैक्टर लोड क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने यहां पे लोड फैक्टर को यूज किया। तो मेरे पास अल्टीमेट लोड के लिए, तो बेटा देखिए हमारे पास अल्टीमेट लोड के लिए आ गया लोड फैक्टर इंटू वर्किंग लोड या फिर लोड फैक्टर इंटू डिजाइन लोड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोड फैक्टर की वैल्यू कितनी लेंगे इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में लोड फैक्टर इज ऑलवेज टेकन एज 1.5। ऑलवेज 1.5 फिक्स है ये। तो इसका मतलब हम लोग अब यहां पे ये भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में पूरे के पूरे आरसीसी में हम इस पॉइंट को यूज करने वाले हैं। वर्किंग लोड या डिजाइन लोड जब कैलकुलेट होगा तो आपके पास जो भी स्ट्रक्चर दिया होगा आप उस पर बस लोड को अप्लाई करेंगे, वो लोड हो जाएगा आपके पास वर्किंग लोड। उस लोड को आप 1.5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे फैक्टर लोड की फॉर्म में यूज करेंगे। तो लोड फैक्टर के बेसिस पे हम लोग ये लिख सकते हैं, फैक्टर लोड इज 1.5 टाइम्स वर्किंग लोड ये बनेगा मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ लोड। सेम ऐसे ही अब बात करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। अब देखिए यहां पे भी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग अब स्ट्रेस की टर्म्स में लिखेंगे। वहां पे लोड था तो लोड की टर्म्स में लिखा, मटेरियल में तो स्ट्रेस जनरेट होगा रेजिस्टेंस की फॉर्म में, तो इसे स्ट्रेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं इसे लिख दूं अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस सिमिलरली यहां पे भी आपके पास ये आएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिजाइन स्ट्रेस। तो डिजाइन स्ट्रेस के लिए आपके पास वैल्यू बनेगी अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसे लिखेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस विल बी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम गामा से रिप्रेजेंट करता है। तो ये बोलता है इन केस ऑफ कॉन्क्रीट, अगर हम लोग पहले कॉन्क्रीट को कंसिडर कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट में लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं गामा, इसकी वैल्यू होगी 1.5, राइट। ये वैल्यू है मेरे पास पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड फॉर स्टील इज 1.5। अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है लिमिट स्टेट मेथड में, ये कॉन्क्रीट में मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ।
तो अब यहां से मैं डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू लिख सकता हूं। डिजाइन स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अल्टीमेट है एफसीके एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। तो मेरे पास वैल्यू बनेगी डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू 0.67 एफसीके, राइट। अब ये तो हो गया लिमिट स्टेट मेथड। मान लो इसी में अगर वर्किंग स्ट्रेस लेना हो, वैसे तो वर्किंग स्ट्रेस जब पढ़ोगे तो उसके अंदर भी है ये सेम पॉइंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उस केस में हम लोग लेते हैं कंक्रीट के लिए 3। तो जब वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 आता है तो अल्टीमेट स्ट्रेस आपके पास यही है एफसी के, तो वहां पे वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस को। तो वहां पे वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास बनेगी एफसी के अपॉन 3 पुट कर दें यहां पे, तो वो है अपने पास 0.33 एफसी के। ध्यान रखिए यहां पे हम लिमिट स्टेट पढ़ रहे हैं, तो लिमिट स्टेट में डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट आपको लेके चलना है 0.67 एफसी के। अब ऐसे सेम जैसे लिमिट स्टेट मेथड में अभी हमने कंक्रीट डिस्कस किया है, अब कंक्रीट के बाद अब बात करते हैं स्टील की। अब स्टील में भी आपके पास वैल्यू वही रहेगी, डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास बनेगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नाउ डिजाइन स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ फॉर लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड के लिए आपको स्टील में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है 1.15। तो मेरे पास डिजाइन स्ट्रेस तो देखिए बेटा मेरे पास डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू आ गई अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग इसमें लिखते हैं, मैंने बताया था यील्ड स्ट्रेस एफ वाई के इक्वल। तो एफ वाई अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेंगे 1.15। तो मेरे पास यहां से वैल्यू बनेगी डिजाइन स्ट्रेस की डिजाइन स्ट्रेस इज 0.87 एफ वाई। तो देखो लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट जो था वो अभी हमने लिखा ऊपर 0.67 एफ वाई एफ सी के। डिजाइन स्ट्रेस इन केस ऑफ स्टील फॉर लिमिट स्टेट मेथड इज 0.87 एफ वाई। ये तो हो गया लिमिट स्टेट मेथड। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, मान लो लिमिट स्टेट की बजाय स्टील का केस वर्किंग स्ट्रेस में लेते हैं, उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था हमारे पास स्टील में, ये लेते थे हम लोग 1.78 से 1.82 के बीच में। तो मेरे पास जो वर्किंग स्ट्रेस बनता था स्टील में तो वो एफ वाई अपॉन अप्रोक्सीमेटली 1.8 अगर पुट करते हैं, 1.80 या 1.82 अगर हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू बनती है लगभग 0.55 एफ वाई। ठीक। अब देखिए बेटा यहां पे डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट में लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से 0.67 एफसी के, वर्किंग स्ट्रेस के मेथड के हिसाब से 0.33 एफसी के। डिजाइन स्ट्रेस स्टील में लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से 0.87 एफ वाई और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से 0.55 एफ वाई। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लिमिट स्टेट मेथड जो है वो हायर लेवल ऑफ स्ट्रेसेस को कवर करता है, कंसीडर करता है ड्यूरिंग डिजाइनिंग। लिखते हैं इस पॉइंट को।
तो देखिए बेटा, आगे हमने लिखा लिमिट स्टेट मेथड कंसीडर्स हायर लेवल ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। एलएसएम में हायर लेवल ऑफ स्ट्रेसेस कंसीडर होंगे एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड द रीजन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है कंक्रीट में, स्टील में, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो आइए देखते हैं ये पॉइंट्स आपको कितने समझ में आए। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। तो देखिए डिजाइन स्ट्रेसेस के बाद अगर मैं अगले पॉइंट पे देखता हूं तो आप लोग एक पॉइंट छोटा सा आप शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिया 1.5, स्टील में लिया हमने 1.15, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट में वैल्यू ली 3, हमने लिमिट स्टेट में इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील में हमने लिया 1.78 से 1.82 के बीच में। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं कंक्रीट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चल रहा हूं एज कंपेयर टू स्टील, चाहे आप लिमिट स्टेट देख लो चाहे वर्किंग स्ट्रेस देख लो। पॉइंट ये है कि कंक्रीट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज्यादा ली जाती है एज कंपेयर टू स्टील, और इसके पीछे रीजन होता है कि कंक्रीट जो है वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, ब्रिटल होने के कारण से वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में कभी भी उसे नहीं बनाया जाता। जो स्टील है इसको हम लोग वर्कशॉप्स में बनाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन कंक्रीट को ऑन साइट बनाते हैं। अब कंक्रीट को देखिए, जब भी हम लोग बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में पानी मिला दिया। अब सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स में जब हमने पानी मिलाया है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, अब वाटर की क्वांटिटी जो है थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी तो हो सकती है, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल अश्योर नहीं हो पाता। तो लिखते हैं इसमें तो देखिए बेटा, हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट is higher as compared to the factor of safety for steel because there is no quality control parameter for concrete formation and production। कंक्रीट की फॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए किसी भी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि स्टील के लिए एक कंट्रोल्ड क्वालिटी पैरामीटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, इसे वर्कशॉप में बनाया जाता है। स्टार्ट। देखिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लोड फैक्टर की अगर बात करते हैं तो लोड फैक्टर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स आते हैं। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट टॉपिक में, जिसमें डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स को कंसिडर करते हैं। तो ये बोलते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ, अभी हमने इससे पिछले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसिएबिलिटी के बारे में, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये बोलता है लोड कॉम्बिनेशंस क्या होगा, मतलब इसमें लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। डेड लोड और लाइव लोड में अगर आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है तो यहां पे हम लोग लोड फैक्टर लेके चलते हैं 1.5। राइट। सिमिलरली अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अगर आपके पास कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन है मेरे पास डेड लोड प्लस विंड लोड का, तो यहां पे आपके पास रहेगा या तो 1.5 हो सकता है डेड लोड और 0.9, लिमिट लाइव लोड है नहीं इसमें, और विंड लोड की वैल्यू हमेशा रहेगी 1.5। अभी इसका रीजन आपको बताता हूं मैं। डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड में जब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को लेके चलते हैं तो यहां पे लिया जाता है 1.2। देखिए अब इसका मतलब यहां पे ये है, मैं इस टेबल को इलेबोरेट कर रहा हूं नीचे। जो मेरे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड। हमने अभी जो फैक्टर पढ़ा था, लोड फैक्टर जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1.5, तो 1.5 के हिसाब से ये वैल्यू आ गई 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो देखिए सेकंड वाले को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये बोलता है 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस विंड लोड। राइट। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पास 1.5 की बजाय 0.9। अब 0.9 सिर्फ डेड लोड के साथ आएगा और विंड लोड के साथ आपको 1.5 ही रखना है। ये बोलता है फर्स्ट कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस एग्जिस्ट नहीं करता।
सेकेंड कंडीशन एग्जिस्ट करती है व्हेन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस एग्जिस्ट। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल का मतलब होता है, वैसे जनरली अगर बात करें तो स्ट्रेस जब अपने नेचर को चेंज करता है। एक बार हो सकता है कि स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कंप्रेशन हो, थोड़ी देर बाद वहीं पे वो टेंशन में एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये बोलता है कि जब आपके पास एक कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा तो उसको बोलते हैं व्हेन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पे 1.5 लेंगे दोनों के साथ। ये बोलता है अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हुआ कि हो सकता है कि पहले आपके पास इधर से लोड आ रहा था, तो इधर से लोड आया तो इसने कंप्रेशन यहां पे क्रिएट किया, इधर टेंशन क्रिएट किया, फिर थोड़ी देर के बाद में लोड इधर से आना स्टार्ट हो गया। तो ये मोस्टली एग्जिस्ट करता है विंड लोड के केस में। देखिए हवा कहीं भी चलती है, अगर अपने एक स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं तो स्ट्रक्चर में हवा कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में चलती है। पहले हवा ऐसे चल रही होगी, हो सकता है थोड़ी देर के बाद एयर ने अपनी डायरेक्शन को इधर से ले लिया, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये डायरेक्शन होगी। तो जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, रिवर्सल के चांसेस मैक्सिमम होंगे, उसको नाम देते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। और मोस्टली इसमें हम लोग स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग को लेके चलते हैं। अब जो थर्ड कॉम्बिनेशन यहां से बनेगा वो है मेरे पास 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। आपको इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती है उसे आपको डिजाइन लोड लेके चलना होगा और उस डिजाइन लोड पे हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। सेम आगे बोलता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। इसको मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में पहला केस अगर लेते हैं डेड लोड और लाइव लोड का, तो यहां पे इसका लोड फैक्टर रहेगा 1। अगला केस बोलता है डेड लोड और विंड लोड, यहां पे भी आपके पास रहेगी वैल्यू सेम। अगर आपके पास तीसरा केस है व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड लाइव लोड एंड विंड लोड एग्जिस्ट, तो हमारा आईएस कोड बोलता है कि ये वैल्यू आपको लेनी होगी 1.8 एंड 0.8। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिजाइन है ये IS 456 पे बेस्ड है। तो आपको ये वाला कोड कंपलसरी है, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आप इस कोड को लेके बैठेंगे ताकि उनमें से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये जो टेबल है ये टेबल आपको IS कोड के अंदर ही गिवन है। अब IS कोड 456 के मेनली 2 वर्जन, मतलब नंबर ऑफ वर्जन है वैसे तो, बट हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से हम इसे 2000 वाला लेके चलते हैं। आपको ये वाला IS कोड लेना होगा, खरीदना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो भी IS 456 2000 से आता है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे पूरा लिमिट स्टेट मेथड में हम इस कोड को नंबर ऑफ टाइम्स इसे यूज करने वाले हैं। तो बेटर है कि आप इस कोड को अच्छे से कवर करें। तो आप जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसमें लिमिट स्टेट मेथड में, तो अब आप नेक्स्ट क्लास से इसमें ये वाला जो कोड है हमारा IS 456 इसे आप अपने साथ में लेके बैठेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम में जाना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड एंड मटेरियल क्या होता है, और इसके साथ साथ नॉर्मली इनकी एप्लीकेशंस किस फॉर्म से ली जाती हैं। तो अब देखिए इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं फ्लेक्चरल फेलियर से। देखिए फ्लेक्चरल फेलियर, अब फ्लेक्चरल फेलियर की अगर बात करते हैं तो फ्लेक्चरल कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग को। तो बेंडिंग में अगर कंसीडर करते हैं तो देखो, लेट अस सपोज ये एक बीम एलिमेंट है। वैसे तो ये एक प्लेट एक स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है, बट आप इसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखिए। तो जब आप इसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो ये एक बीम एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट, जिसमें विड्थ होगी पीछे की साइड में, दिस विल बी डेप्थ एंड दिस विल बी द लेंथ। अब ऊपर से जब लोड लगना स्टार्ट होगा इसके ऊपर, तो लोड की वजह से अब ये इस तरीके से बेंड कर रहा है। तो इसकी बेंडिंग की वजह से देखिए, जब इसमें बेंडिंग एग्जिस्ट करेगी तो जो ऊपर वाला फाइबर है, जो बिल्कुल ऊपर वाला फाइबर है, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, राइट। और जो नीचे वाला फाइबर है इसके अंदर एलोंगेशन होगा, ये बाहर की साइड खींचने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं टेंशन। और कंप्रेशन और टेंशन की वजह से साइमल्टेनियसली जब भी कंप्रेशन और टेंशन एक्ट करती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं फ्लेक्चरल फेलियर, राइट। और जो क्रैक जनरेट होगा वो टेंशन की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि कंक्रीट हमारा वीक होता है टेंशन में, तो क्रैक हमेशा नीचे की साइड में टेंशन साइड से जनरेट होगा। जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं
जब बेंडिंग एग्जिस्ट करेगी तो इस तरीके से आएगा, ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन, नीचे वाले पार्ट में टेंशन, और बीच में एक लाइन, एक थिन सेक्शन ऐसा भी होगा जिसमें ना कंप्रेशन और ना ही टेंशन। तो ये जहां पे नो टेंशन नो कंप्रेशन होगा, इसको तो हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस के साथ जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पे क्रैक की फॉर्मेशन होगी, राइट। ये फ्लेक्सुरल क्रैक बोलते हैं, और इसकी वजह से जब मेंबर में फेलियर होगा तो उस फेलियर को नाम दिया जाता है फ्लेक्सुरल फेलियर। लिखते हैं फ्लेक्सुरल फेलियर के बारे में। तो देखिए हमने लिखा है दिस फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ बेंडिंग ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। अब ये जो है ये फेलियर है एक बेंडिंग के कारण से, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। अब नीचे की साइड में फ्लेक्सुरल क्रैक जनरेट होगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है फ्लेक्सुरल क्रैक्स आर फॉर्म्ड एट द टेंशन जोन ऑफ द बीम। टेंशन जोन में जो भी टेंसाइल जोन होगा, इसके यहां पर हमारे पास फ्लेक्सुरल क्रैक्स की फॉर्मेशन होगी, और एज ए रिजल्ट जो मटेरियल है वो फेलियर, फ्लेक्सुरल फेलियर उसके अंदर एग्जिबिट करेगा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मेरे पास शियर फेलियर। देखिए अब शियर फेलियर में क्या होता है, नॉर्मली एक्सेसिव शियर फोर्स की वजह से जब बीम में क्रैक जनरेट हो जाएगा तो उस फेलियर को हम लोग नाम देते हैं शियर फेलियर। देखिए जैसे मैंने अभी ऊपर फ्लेक्सुरल फेलियर दिखाया था, तो फ्लेक्सुरल फेलियर मैंने सेंटर पे इसलिए दिखाया क्योंकि सेंटर पे बेंडिंग मैक्सिमम होती है, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट सेंटर पॉइंट। सिमिलरली शियर फेलियर जो है, क्योंकि शियर फोर्स सपोर्ट पे मैक्सिमम होगा, इस सपोर्ट पे भी और दूसरे सपोर्ट पे भी मैक्सिमम होने के कारण से जो शियर फेलियर एग्जिस्ट करेगा ये सपोर्ट पे होगा, और इसमें से क्रैक की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके की क्रैक फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे अगर शियर फेलियर में अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने कुछ इस तरीके का शियर फोर्स डायग्राम बनाया था। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट पे अगर वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो शियर की फॉर्मेशन होने के चांसेस भी सपोर्ट पे एग्जिस्ट करते हैं। हमने लिखा देखिए दिस फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव शियर फोर्स एट सपोर्ट्स। एक्स्ट्रा काफी ज्यादा हैवी लेवल का, हाई लेवल का जब शियर फोर्स इसमें एग्जिस्ट करता है सपोर्ट्स पे, तो उसकी वजह से ये वाला फेलियर एग्जिस्ट करता है। तो हमने लिखा आगे इसमें शियर क्रैक्स आर फॉर्म्ड नियर द सपोर्ट ऑफ द बीम। अब देखो अगर इधर मार्क करते हैं हम लोग, तो ये बोलता है कि यहां पे जब ऊपर से लोड लगना स्टार्ट होगा, तो ऊपर से लोडिंग की वजह से जो पहला क्रैक आएगा मेरे पास, वो फर्स्ट क्रैक की फॉर्मेशन होगी इस पॉइंट पे। यहां पे क्रैक की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली आगे बोलता है शियर फेलियर की वजह से जो क्रैक आएगा वो इस पॉइंट पे ना आके वो सपोर्ट्स पे अपने पास क्रैक की फॉर्मेशन होगी, और ये जो क्रैक है ये आगे की साइड बढ़ता जाएगा, राइट। बाकी इसका पूरा प्रॉपर जब एनालिसिस है, ये जब हम लोग आगे शियर के लिए जब डिजाइन पढ़ेंगे, शियर इन्फोर्समेंट के डिजाइन, तो उसमें हम लोग इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। सेम ऐसे ही जो थर्ड है मेरे पास, दैट इज बोन फेलियर। देखो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ये ब्लू वाला जो पार्ट है हम लोग मान के चलते हैं कि ये रेनफोर्समेंट है। ये बोलता है जब लोड अप्लाई होगा, जब ऊपर से एक्सटर्नल लोड होगा, तो आसपास में कुछ ना कुछ कंक्रीट के पार्टिकल्स का स्लिपेज भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। इनकी लेटरल मूवमेंट की वजह से अगर इसके बीच में बोन ब्रेकडाउन होगा, लेटरल मूवमेंट किसके, स्टील मेंबर और कंक्रीट के बीच में, अगर इसके बीच में लेटरल मूवमेंट की वजह से कोई बोन में ब्रेकेज हुआ और इसकी वजह से अगर हमारा मटेरियल फेल कर जाता है, तो उस मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं बोन फेलियर। तो बोन फेलियर में लिखते हैं, इसमें हमने लिखा है ड्यू टू लेटरल मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद एक्सटर्नल लोड द फेलियर ऑफ बोन बिटवीन कंक्रीट टेक्स प्लेस। ये बोलता है लेटरल मूवमेंट ऑफ मटेरियल के साथ जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा, इसकी वजह से जब बोन के बीच में जो बोन का जो फेलियर आएगा, दैट विल बी नोन एज बोन फेलियर। तो देखिए इसी के साथ हमने हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम को भी कंप्लीट किया, जो रिप्रेजेंट करता है रिकॉल द टाइप्स ऑफ फेलियर इन स्ट्रक्चर डिजाइन।